नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर संस्कृत एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत हम व्याकरण से और साहित्य से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे, साथ ही हम व्याख्या के माध्यम से भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन है, शानज प्रत्ययस्य प्रयोगा भवति, यानी शानज प्रत्यय का प्रयोग होता है। ऑप्शन हम देखते हैं, वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्यत काल में या अनद्यतन भूतकाल अर्थ में। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा, जो शानज प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो वर्तमान काल अर्थ में होता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या हम देखें, एक सूत्र है, लटह क्षत्रि शानचावो प्रथमा समानाधिकरणे। सूत्र से जो शानज प्रत्यय का है वो वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है। एक तो क्षत्रि प्रत्यय और शानज प्रत्यय दोनों का प्रयोग जो है वर्तमान काल अर्थ में प्रयोग होता है इस सूत्र के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध्युपास्य इत्यत्र पदे संधि विच्छेद अस्ति, यानी शुद्ध्युपास्य का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है, शुद्ध्युधन पास्य, सुधीधन उपास्य या सुधीधन युपास्य या सुधन ध्युपास्य। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा बी वाला, सुधीधन उपास्य। व्याख्या हम देखें तो देखिए, यहाँ पर यण संधि हुई है। यण संधि में एक सूत्र लगता है इको यणची, इक के स्थान पर यण कर देते हैं। तो सुधी में क्या है, ई है, तो ई को हम या कर देंगे तो या में उ जुड़ जाएगा तो यू बनेगा, तो रूप हमारा सिद्ध होगा शुद्ध्युपास्य। तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सप्तगंगम पदे समास अस्ति, यानी सप्तगंगम में कौन सा समास है। ऑप्शन हम देखें, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा, जो सप्तगंगम में जो समास आएगा वो आएगा ए वाला, अव्ययी भाव समास। द्विगु समास यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक सूत्र है, व्याख्या के माध्यम से हम देखें, नदीभिष्ट करके एक सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार संख्यावाची शब्दों का नदी विशेष को बताने वाले शब्दों के साथ समाहार अर्थ में कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। यदि हम इसका विग्रह देखें तो सप्ता नाम गंगा नाम समाहारा सप्तगंगम, यहाँ द्विगु समास नहीं होगा, यहाँ कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमा इति पदे का प्रत्यय है, यानी रमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन हम देखते हैं, टाप प्रत्यय, डाप प्रत्यय, चाप प्रत्यय या आप प्रत्यय। तो देखिए, रमा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है और यहाँ पर ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, टाप प्रत्यय। व्याख्या हम देखें, रमा शब्द में टाप आ का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है लक्ष्मी। अब देखिए, प्रत्यय जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय लगता है धातुओं में, तद्धित प्रत्यय लगता है शब्दों में, और स्त्री प्रत्यय जो है पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो टाप प्रत्यय है वो स्त्री प्रत्यय है, तो हमारा ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शक धातो लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचनस्य रूपम अस्ति, यानी जो शक धातु है इसका लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप क्या है। ऑप्शन देखते हैं, शक्नोतु, शक्नुता, शक्नुही या शक्नवानी। तो देखिए, ये लोट लकार में पूछा है और मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, शक्नुही। व्याख्या हम देखें किस प्रकार से इसके रूप चलते हैं, शक्नोतु शक्नुताम शक्नुवंतु, शक्नुही शक्नुतम शक्नुत और शक्नवानी शक्नवाव शक्नवाम। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं लोट लकार में, तो सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हस धातो लंग लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति, यानी हस धातु का लंग लकार में उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन हम देखें, अहसम, अहसाव, अहसाम या अहसा। अब यहाँ उत्तम पुरुष का बहुवचन पूछा है तो सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, अहसामा। व्याख्या में हम देखें लंग लकार में किस प्रकार से रूप चलते हैं, अहसत, अहसताम, अहसन, अहसह, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसाव, अहसाम। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रथम पुरुष में हलंत लगा हुआ है ता में, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में ता में हलंत नहीं है, इस बात का भी ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्य है, देखिए चार ऑप्शन है, ग्रामस्य सर्वतः वृक्षाः सन्ति, शिवः कमले अधिशेते, गोपालकः गोः दुग्धम दोग्धि या मोहना हरिम भजति। अब इन चारों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए, आप भी आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मोहनः हरिम भजति, ये वाक्य शुद्ध है। अब ये व्याख्या हम देख लेते हैं, मोहनः हरिम भजति, यहाँ पर जो सूत्र लगा है कर्तुरिप्सितम कर्म, सूत्र के द्वारा यह वाक्य शुद्ध है, यानी कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, यानी कर्म कारक होता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा मोहनः हरिम भजति। अब देखिए, इन वाक्यों में क्या क्या अशुद्धियां है यह देख लेते हैं।
ग्रामस्य सर्वतः वृक्षा सन्ति। अब ये जो सर्वतः शब्द आया, एक सूत्र है अभितः, उभयतः, परितः इत्यादि के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ ग्रामस्य की जगह ग्रामम आता। दूसरा है शिवः कमले अधिशेते। अब यहाँ पर देखिए ये जो अधिशेते जो है यहाँ पर शी धातु है ना, और शी धातु के पहले एक सूत्र लगता है अधिशिंग स्थासाम कर्मा, यानी अधि उपसर्ग के पहले शी स्था और आस धातु आ जाए तो वहां पर कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ कमले की जगह कमलम आता। और तीसरा है गोपालकः गोह दुग्धम दोग्धी, ये द्विकर्मक धातु है, द्विकर्मक धातुएं 16 होती है, इसका एक वीडियो मैंने बनाया है दोस्तों, आप उसको जरूर से देखिएगा। द्विकर्मक धातुएं जो है उनसे वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो सब आपको वहां पर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो द्विकर्मक धातु है तो ये गो की जगह क्या आ जाएगा, गाम आता है यहाँ पर, तो गोपालकः गाम दुग्धम दोग्धी, इस प्रकार से ये वाक्य बनता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मोहनः हरिम भजति। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पिता पुत्र के साथ गया, वाक्यस्य संस्कृते अनुवाद कुरु, यानी पिता पुत्र के साथ गया इसका संस्कृत अनुवाद करना है। ऑप्शन हम देखें, पिता पुत्राय सहागतः, पिता पुत्रेण गतः, पिता पुत्रस्य सह गच्छत, या पिता पुत्रेण सह अगच्छत। तो अब देखिए यहाँ पर साथ सह अर्थ में आया है, तो सह के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, पिता पुत्रेण सह अगच्छत, पिता पुत्र के साथ गया। अब देखिए ये जो अगच्छत है यहाँ पर मूल धातु क्या लगी हुई है, गम धातु है, और गम धातु में हमने लंग लकार का प्रयोग किया है, तो रूप बना है अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, इस प्रकार से इसका रूप चलता है। यदि यहाँ पर आया आता, पिता पुत्र के साथ आया, तो यहाँ पर हम अगच्छत की जगह क्या कर देते, आगच्छत कर देते। आगच्छत यानी आया और अगच्छत यानी गया, इस प्रकार से व्याख्या देखें तो सहयुक्त प्रधाने यानी सह साकम समम सार्धम, इन सब के साथ में योग होने पर अप्रधान कारक में तृतीय विभक्ति होती है, इसलिए हमने यहाँ पर पुत्र के स्थान पर यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। तो पिता पुत्रेण सह अगच्छत, पिता पुत्र के साथ गया। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाच्य परिवर्तनम कुरु, यानी हमको वाच्य परिवर्तन करना है। वाक्य है सा उच्चै हसती, वह जोर से हंसती है। इसका हम ऑप्शन हम देखते हैं, तेन हसती, ताम उच्चै ही हसती, तया उच्चै ही हस्यते, को अपि नास्ति। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसको यदि हम भाववाच्य में ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, तया उच्चै ही हस्यते, ये होगा। ये जो सा है ये तृतीय विभक्ति में तया होता है, उच्चे ही अव्यय है तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और हसती का हो जाएगा आत्मनेपद पद में हस्यते। व्याख्या हम देखें, कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है तथा क्रिया किस में चलती है, आत्मनेपद पद में चलती है। यदि हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्ता में तृतीया हो जाती है, कर्म में प्रथमा हो जाएगी, और क्रिया किसके, कर्म के अनुसार हो जाएगी। और भाववाच्य में यदि हम कोई वाक्य बनाएंगे तो कर्ता तृतीया में जाएगा, और जो क्रिया है वो हमेशा किस में रहेगी, प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगी, और वो आत्मनेपद में चलती है। तो यहाँ पर हो जाएगा तया उच्चै हस्यते, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो रिक्त स्थान धीमताम, रिक्त स्थानम पूरयित्वा सूक्तिम निर्मापयत। ये एक सूक्ति है, यहाँ पर क्या आएगा, ये महत्वपूर्ण सूक्ति है दोस्तों। ऑप्शन हम देख लेते हैं, गच्छति, पश्यति, भवति या धावति। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला, गच्छति। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, अर्थात बुद्धिमानों का समय जो है वो काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में बीत जाता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्य है, कौन सा है, लता ग्रामेण वसति, विप्रात गाम ददाति, वनस्य सर्वथा वृक्षाः सन्ति, या अक्षणा काणः। इन चारों में कौन सा वाक्य शुद्ध है ये हमको बताना है। तो यहाँ सही आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला, अक्षणा काणः। क्यों होगा, क्योंकि व्याख्या के माध्यम से हम देखें एक सूत्र लगता है येनांग विकार, यानी जिस अंग में विकार दिखाई दे उस सूत्र के द्वारा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अंग में विकार दिखाई दे रहा है, अक्षणा काणा यानी आंख से काणा है, तो यहाँ पर आंख में जो है वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ बना है अक्षणा काणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अहम विद्यालयम गच्छति, वाक्य अशुद्ध शब्द अस्ति, यानी इस वाक्य में अशुद्ध शब्द क्या है। ऑप्शन देखें, विद्यालयम, गच्छति, अहम या सर्वे। तो देखिए यहाँ कर्ता उत्तम पुरुष का एक वचन है, एक वचन का है ना, तो क्रिया हमारी उत्तम पुरुष एक वचन की आएगी, तो यहाँ गच्छति जो है वो अशुद्ध है। वाक्य किस प्रकार से बनेगा,
उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ क्रिया उत्तम पुरुष की आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा गच्छामि। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जा रहा हूं। अब देखिए इसको एक दूसरे प्रकार से भी वाक्य बन सकता है। अब ये जो गच्छति जो क्रिया है ये प्रथम पुरुष एक वचन की है, तो यहाँ पर हम कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा भी हम वाक्य बना सकते हैं, सह विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है। और यदि हम कर्ता को हम महत्वपूर्ण मानेंगे तो अहम विद्यालयम गच्छामि, यहाँ पर उत्तम पुरुष की क्रिया आ जाएगी। तो दोनों ही प्रकार से वाक्य बन सकते हैं दोस्तों। तो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा गच्छति। अगला क्वेश्चन, आत्मा शब्दे लिंगम अस्ति, यानी आत्मा जो शब्द है इसमें कौन सा लिंग है? ऑप्शन देखते हैं, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है या सभी। तो देखिए जो आत्मा शब्द है यहाँ ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा पुल्लिंग। क्यों? क्योंकि इसका मूल शब्द रूप है आत्मन, आत्मा में मूल शब्द है आत्मन और ये नकारांत शब्द पुल्लिंग है, तो ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संप्रेष्य पदे उपसर्ग अस्ति, यानी संप्रेष्य में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन हम देखते हैं, स उपसर्ग, प्रेष्य उपसर्ग, सम उपसर्ग या सर्वे। तो अब देखिए यहां पर संप्रेष्य में जो है वो सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, सम उपसर्ग है। व्याख्या हम देखें, संप्रेष्य में सम उपसर्ग है। उपसर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों? 22 उपसर्ग है। मैं एक बार पुनः उच्चारण कर देता हूं 22 उपसर्गों का। प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभिप्रति, परिउप, ये इस प्रकार से 22 उपसर्ग है। तो सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मृगः अधिशेते उचित पदम अस्ति, ये रिक्त स्थान में क्या आएगा? ऑप्शन है मार्गे, मार्गेण, मार्गः या मार्गम। अब देखिए यहां पर कौन सा उपसर्ग आया है? अधि उपसर्ग आया है और धातु कौन सी आई है? शी धातु आई है। तो अभी इसके पहले हमने एक क्वेश्चन इसमें पढ़ा था, तो अधि उपसर्ग आ जाए तो वहां पर क्या है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, मार्गम। व्याख्या हम देखें, अधि शिंग स्थासाम कर्म, सूत्र के द्वारा अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग धातु यानी सोना अर्थ में स्था और आस धातु के आधार की क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, मार्गम। अगला क्वेश्चन है, क्री धातोः लोट लकारस्य अन्य पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति, यानी क्री धातु का लोट लकार का अन्य पुरुष का एक वचन क्या होगा? अन्य पुरुष को हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं। ऑप्शन हम देखते हैं, करोतु, कुरु, कुरुतम या कुरुत। अब यहाँ कौन सा लकार पूछा है? लोट लकार पूछा है, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, करोतु। व्याख्या हम देख लेते हैं, रूप चलते हैं, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवाणी करवाव करवामा। इस प्रकार से इसके लोट लकार में क्री धातु के रूप चलते हैं दोस्तों, तो ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पठ धातो लंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपम इदम अस्ति, यानी पठ धातु का लंग लकार अतीत काल में प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप क्या होगा? ऑप्शन हम देखते हैं, अपठत, अपठन, अपठाम या अपठम। तो यहाँ सही वाला आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला, अपठन। क्यों? क्योंकि लंग लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन होता है, अपठन। व्याख्या में हम देख लेते हैं, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इस प्रकार से इसका लंग लकार में रूप चलते हैं पठ धातु के, तो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लिख धातो लिट लकारस्य अन्य पुरुष बहुवचने रूपम इदम अस्ति, यानी लिख धातु का लिट लकार यानी भविष्य काल में अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष में बहुवचन का रूप क्या होगा? ऑप्शन हम देख लेते हैं, लिखिष्यन्ति, लिखिष्यन्ति या लिखिष्यन्ति या लेखिष्यन्ति। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा डी वाला, लेखिष्यन्ति। देखिए ये लिट लकार यानी भविष्य काल में लेखिष्यन्ति से बनेगा, लिखिष्यन्ति नहीं होगा। वर्तमान काल में लिखति, लिखता, लिखन्ति होता है, लेकिन भविष्य काल में लेखिष्यति, लेखिष्यता, लेखिष्यन्ति। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। व्याख्या हम देखें, लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथः, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखितेषु अव्ययम नास्ति। अब ये जो चार ऑप्शन है इसमें अव्यय कौन सा नहीं है? पक्वः, प्रति, अत्र या यथा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए वाला, पक्वः। व्याख्या हम देखें तो यहाँ पच धातु है और कत प्रत्यय है, तो यहाँ पर ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कस्मिन् छंदसि 15 वर्णाः भवन्ति, यानी कौन से छंद में 15 वर्ण होते हैं? ऑप्शन हम देखते हैं, मालिनी, वंशस्थ, आर्या या शिखरिणी। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 15 यानी 15 वर्ण होते हैं, ए वाला आंसर हमारा हो जाएगा मालिनी छंद में। एक सूत्र है, मालिनी छंद में कुल 60 वर्ण होते हैं,
प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं ना। एक सूत्र है मालिनी छंद का, नन मय ययुतेयम मालिनी भोगिलोके। इस प्रकार से एक सूत्र बनता है मालिनी छंद का। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं और 4 चरण होते हैं, तो कुल वर्णों की संख्या हो गई 60। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा मालिनी छंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्या छंदांसी चतुर्थे चरणे कति मात्रा भवंती, यानी आर्या जो छंद है उसके चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है। ऑप्शन देखें, पंचदश 15, द्वादश यानी 12, अष्टादश यानी 18, एकादश यानी 11। तो देखिए आर्या छंद के जो चतुर्थ चरण में है उसमें पंचदश मात्राएं होती। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या हम देखें, आर्या छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती है, ये ध्यान रखना। प्रथम चरण में और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं, 12-12 मात्राएं। और द्वितीय चरण में 18 मात्रा होती है, और चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा होती है, 15 मात्राएं। तो कुल मात्राएं कितनी होती है, 12, 18, 12 और 15, कुल मात्राएं हो गई 57 मात्राएं। तो ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा पंचदश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वंशस्थ छंदसी प्रत्येकास्मिन चरणे कति वर्णा भवन्ति, यानी जो वंशस्थ छंद है उसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। ऑप्शन देखते हैं, अष्ट यानी 8 वर्ण, द्वादश 12 वर्ण, चतुर्दश यानी 14 वर्ण, और पंचदश यानी 15 वर्ण। तो वंशस्थ छंद जो है उसके प्रत्येक चरण में बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, 12 वर्ण होते हैं। व्याख्या हम देखें, वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, 4 चरण होते हैं, तो चारों चरणों में कुल वर्णों की संख्या हो गई 48। तो यहाँ बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अर्थो ही कन्या परकीय एव इत्यस्मिन चरणे छंद अस्ति, यानी ये जो चरण है इसमें कौन सा छंद है। ऑप्शन हम देखते हैं, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, मालिनी और शिखरिणी। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा हमारा अर्थो ही कन्या परकीय एव में ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर इंद्र वज्रा जो है इंद्र वज्रा छंद है। इंद्र वज्रा छंद में 11 वर्ण होते हैं, उपेंद्र वज्रा छंद में भी 11 वर्ण होते हैं, लेकिन सूत्र के माध्यम से हम पहचान कर पाते हैं कि ये इंद्र वज्रा का श्लोक है या उपेंद्र वज्रा का श्लोक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 11 वर्ण। अब 11 वर्ण कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 वर्ण। इंद्र वज्रा में 11 वर्ण है। इसका एक सूत्र है इंद्र वज्रा का, स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगोगा। इस प्रकार से इंद्र वज्रा का सूत्र है। उपेंद्र वज्रा का जो सूत्र है वो है उपेंद्र वज्रा जतजास ततोगो। और मालिनी का जो मालिनी छंद का जो सूत्र है वो है ननमयुतेयम मालिनी भोगिलोके है। और शिखरिणी छंद का जो सूत्र है वो है रसे रुद्रे छिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी। इस प्रकार से इनके सूत्र है और इन्हीं से वर्णों की गणना होती है। तो यहाँ ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, कुल 4 चरण होते हैं, तो कुल वर्णों की संख्या हो गई 44 वर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छंद वेदस्य अस्ति, यानी छंद जो वेद के क्या हैं। तो ऑप्शन है चक्षु, हस्तो, पादो या मुखम। तो यहाँ सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, पादो। व्याख्या देखें, सूत्र बनता है छंद पादो तु वेदस्य। छंद जो है वो वेद के क्या है, पैर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते कस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। ऑप्शन है भुवः प्रभुवः, जनिकर्तुः प्रकृतिः, आख्यातोपयोग है या सभी। तो ये जो सूत्र है ये बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, जनिकर्तुः प्रकृति। व्याख्या हम देखें, उत्पन्न होने की क्रिया में जहां से उत्पन्न होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अपादान संज्ञा यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ ब्रह्मण शब्द में पंचमी विभक्ति हुई है। तो जनिकर्तुः प्रकृति ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्त में बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारतस्य रचिता अस्ति, यानी महाभारत के रचिता हैं। ऑप्शन है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, वाल्मीकि, अश्वघोष या बाणभट्ट। तो देखिए महाभारत के जो रचिता है ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेदव्यास जी का दूसरा नाम कृष्ण द्वैपायन भी है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। वाल्मीकि जी ने जो है वो रामायण की रचना करी है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित, सौंदर्यनंद इत्यादि की रचना करी है, और बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ की रचना करी है। व्याख्या हम देखें तो महाभारत में कितने श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रघुवंश महाकाव्य का प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन हम देखें तो दिलीप वर्णन से, दशरथ वर्णन से, राम वर्णन से या भरत वर्णन से। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा रघुवंश महाकाव्य का प्रारंभ हुआ है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दिलीप वर्णन से। रघुवंश महाकाव्य का प्रारंभ दिलीप वर्णन से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महाभारते कति पर्वाणि सन्ति, यानी महाभारत में कितने पर्व है। ऑप्शन हम देखें, अष्टादश यानी 18,
षोडश यानी 16, एकादश यानी 11 या द्वादश यानी 12। तो महाभारत में कितने पर्व है? ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा अष्टादश, 18 पर्व है। और जो शांति पर्व है वो महाभारत का कौन सा? सबसे बड़ा पर्व है। अगला क्वेश्चन है, रघुवंशम में रीति है, ऑप्शन हम देखते हैं, पांचाली रीति, गौड़ी रीति, वैदर्भी रीति या कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा सी वाला। रघुवंशम में कौन सी रीति है? वैदर्भी रीति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहिंसा परमो धर्म यानी अहिंसा परम धर्म है, यह कस्य ग्रंथ से सूक्ति, किस ग्रंथ की सूक्ति है? ऑप्शन में हम देखें, महाभारत, रामायण, मेघदूत या शिवराज विजय। तो यहाँ ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये सूक्ति जो है वो महाभारत की है और ये महाभारत के वन पर्व से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कस्य ग्रंथस्य सूक्ति, यानी जो व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगे वह व्यवहार हमको दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, ये किस ग्रंथ की सूक्ति है? ऑप्शन में हम देखें, रामायण, महाभारत, कादंबरी या नीति शतक। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा बी वाला, ये जो है महाभारत की सूक्ति है। अगला क्वेश्चन, यतो धर्मः ततो जयः, कस्य ग्रंथस्य सूक्ति है? महत्वपूर्ण सूक्ति है, नीति शतक की, रामायण की, महाभारत की या सभी में यह सूक्ति है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा सी वाला, ये सूक्ति जो है महाभारत की है। अगला क्वेश्चन, नास्ति विद्या समम चक्षुः, कस्य ग्रंथस्य सूक्ति, ये जो सूक्ति है ये किस ग्रंथ की है? ऑप्शन हम देखते हैं, महाभारत की, रामायण की, कादंबरी की या नीति शतक की। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए वाला, यह जो सूक्ति है ये महाभारत की सूक्ति है। अगला क्वेश्चन है, अश्वघोषस्य निवास अस्ति, यानी अश्वघोष का निवास कहाँ था? ऑप्शन हम देख लेते हैं, तिरुपति, मुडिक, महुआ खेड़ा या साकेत। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा डी वाला, अश्वघोष जो है वो साकेत अयोध्या के निवासी थे। अश्वघोष कहाँ के? अयोध्या के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध चरितम कस्य कृति, यानी बुद्ध चरित किसकी कृति है? ऑप्शन है, कालिदास की, अश्वघोष की, दंडी की या बाणभट्ट की। तो यहाँ बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, जो बुद्ध चरित है वो अश्वघोष की रचना है। और बुद्ध चरित में कुल कितने सर्ग है? 28 सर्ग है। अगला क्वेश्चन है, अश्वघोषस्य कृति अस्ति, अश्वघोष की कृति कौन कौन सी है ये बताए हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं, सौंदरनंद, शारिपुत्र प्रकरण या राष्ट्रपाल नाटकम या सर्वे। तो देखिए अश्वघोष की जो कृति है यहाँ डी वाला आंसर सही हो जाएगा, सभी ये जो सभी कृतियां हैं वो अश्वघोष की कृतियां हैं। सौंदरनंद में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। और शारिपुत्र प्रकरण में कितने अंक हैं? 9 अंक हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याकरणस्य त्रिमुनि अस्ति, यानी व्याकरण के त्रिमुनि कौन है? ऑप्शन हम देखें, वररुचि, कालिदास, बाणभट्ट या सर्वे। तो व्याकरण के जो त्रिमुनि है उसमें ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, वररुचि। अब व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन से हैं? तो व्याकरण के त्रिमुनि है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। कात्यायन जी का दूसरा नाम क्या है? वररुचि भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रघुवंश महाकाव्यम कस्य कृति, यानी रघुवंश महाकाव्य किसकी कृति है? डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, पाणिनि जी, बाणभट्ट या कालिदास जी। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा डी वाला, रघुवंश महाकाव्य कालिदास की कृति है। रघुवंश महाकाव्य कालिदास की कृति है जिसमें 19 सर्ग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रमोर्वशीयम रूपक भेदों में कौन सा है? ये जो नाटक है विक्रमोर्वशीयम, ये कालिदास जी का नाटक है। ये रूपक जो 10 रूपक होते हैं उन 10 रूपकों में कौन सा रूपक है विक्रमोर्वशीयम? ऑप्शन देखें, व्यायोग, भाण, त्रोटक या संवकार। तो यहाँ आंसर हमारा सही हो जाएगा सी वाला, विक्रमोर्वशीयम जो है वो एक त्रोटक है और यह नाटक 5 अंकों का एक त्रोटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमोर्वशीयम का नायक है, ऑप्शन हम देख लेते हैं, पुरुरवा, अग्निमित्र, दुष्यंत या राम। तो देखिए विक्रमोर्वशीयम का जो नायक है वो ए वाला आंसर सही हो जाएगा, पुरुरवा। व्याख्या हम देखें, इस नाटक का नायक जो है पुरुरवा है और नायिका कौन है? उर्वशी। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। आज हमने संस्कृत साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल किए, व्याख्या के माध्यम से हमने समझा। इसके बाद वाली क्लास में जल्दी ही लाने का प्रयास करूंगा, जो हमारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ही क्लास रहेगी। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।